संदल बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि इसकी बड़ी बहन की एक डॉक्टर के साथ मंगनी होने जा रही थी। इसलिए आज वो स्कूल से जल्दी वापस आ गई थी। घर में भी खुशियों का माहौल था। संदल की खुशी तो आसमानों को छू रही थी क्योंकि इसने शॉपिंग करनी थी और अपनी बहन की मंगनी की रात ढोलकी पर गाने भी गुनगुनाना थे। घर में तैयारियां चल रही थी। संदल ने अपनी पसंद का एक सूट भी तैयार करवा रखा था। हर कोई काम में मसरूफ था। संदल ने भी अपनी वर्दी तब्दील की और टीवी चलाकर बैठ गई। इसको पाकिस्तानी ड्रामे बहुत ज्यादा पसंद थे। जब भी स्कूल से वापस आती थी तो ड्रामे देखने लग जाती थी। सबसे छोटी थी तो घर के कामकाज भी नहीं किया करती थी। संदल की उम्र 13 साल थी। इसके 3 भाई और एक बहन थी। अभी अपनी ऐश वाली जिंदगी बसर कर रही थी। वो फैसलाबाद में रहते थे और एक मिडिल क्लास के लोग थे। बहुत ज्यादा शरीफ, अपनी जुबान के पक्के लोग थे। रस्मों रवाज के पाबंद भी थे। इसके भाइयों की शादियां हो चुकी थी। वो अपने अपने घर वाले थे। बस वो अपने घर में ही रहते और संदल और इसके माँ बाप पर कोई खास तवज्जो नहीं देते थे। संदल का अब्बू एक मेहनती इंसान था लेकिन अब थोड़ा कमजोर हो चुका था। अब घर का दारोमदार भी मुश्किल से चल रहा था। तो इन हालात में एक डॉक्टर का रिश्ता आना अपनी बेटी के लिए ये एक खुशी की बात थी। संदल की बड़ी बहन से किसी ने इतना कुछ पूछा नहीं, लेकिन इसके बड़ों ने खुद ही फैसला करके डॉक्टर के साथ इसकी मंगनी कर दी। हालांकि संदल की बड़ी बहन से किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। बस इसको बता दिया गया कि एक डॉक्टर है और इसके साथ तेरी मंगनी कर दी गई है। इस डॉक्टर की उम्र संदल की बहन से काफी ज्यादा थी और संदल की बहन इसको जानती भी नहीं थी, तो इसलिए इसने इस रिश्ते को दिल से तस्लीम नहीं किया। और दूसरी वजह यह भी कि इसकी बड़ी बहन किसी और लड़के से मोहब्बत भी करती थी और इस बात का किसी को भी कुछ पता नहीं था। संदल की बड़ी बहन ने तो बस पक्का वाला इरादा किया हुआ था कि वो डॉक्टर के साथ कभी भी शादी नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बात का जिक्र इसने किसी को भी नहीं किया था। खैर, डॉक्टर की तरफ से मंगनी के सूट वगैरह कुछ और सामान भी भेजा गया, जो कि संदल की बहन ने रख लिया और इस्तेमाल भी करती रही। इससे संदल के घर वालों को लगा था कि इनकी बेटी इस रिश्ते से खुश है। संदल की बहन हर वक्त फोन पर अपने इश्क से बातें करती रहती। घर वालों को लगता था कि वो डॉक्टर से बात कर रही है। अब संदल की बहन की मंगनी हो चुकी थी। दोबारा सब कुछ अपनी रूटीन में आ गया था। संदल स्कूल में बहुत ज्यादा खुश रहती थी क्योंकि वो एक लाइक स्टूडेंट थी। इसकी कोई इतनी खास दोस्तें भी नहीं थी। बस सब कुछ घर में ठीक से चल रहा था। अब घर का माहौल भी अच्छा हो गया था। संदल की बड़ी बहन अपने आशिक को मिलने भी जाया करती थी। किसी को कोई शक भी नहीं होता था। संदल को अभी तक किसी भी लड़के से मोहब्बत नहीं हुई थी। हालांकि वो काफी खूबसूरत थी, किसी भी लड़के को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन वो इन सब चीजों से काफी दूर थी। वो अभी मैट्रिक की स्टूडेंट थी, अपनी मौज मस्ती में थी। बस वो ऐसे ही रहना चाहती थी। कभी कभी वो अपनी बड़ी बहन को तंग भी करती थी कि अब शादी करवा के डॉक्टर के साथ चली जाओ, जान छोड़ दो हमारी, मैं पीछे घर में और भी मजे से रहूंगी। लेकिन इसकी बड़ी बहन इसको डांटने लग जाती थी क्योंकि इसको डॉक्टर के नाम से भी चिढ़ आती थी। अब संदल के मैट्रिक के इम्तिहान थे। वो अपने पेपरों की तैयारी करने लगी थी, लेकिन इधर इसकी बड़ी बहन अपने आशिक के साथ घर से भाग जाने की तैयारी में थी। किसी को भी इस बात की खबर ही नहीं होने दी थी इसने। लेकिन इसका आशिक बहुत कमजोर था। वो बार बार लारे लगाता रहा, लेकिन संदल की बहन को पता चल चुका था कि इसकी शादी के दिन थोड़े रह गए हैं। अगर वो अपने आशिक के साथ घर से ना भागी तो इसकी शादी करवा दी जाएगी। इधर इसके घर वाले इसकी शादी की तैयारी करने लगे थे, लेकिन अब भी संदल की बड़ी बहन ने अपने घर वालों को जिक्र तक नहीं किया था। वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी। इसके चेहरे से खुशी तो जैसे बिल्कुल रूठ ही गई थी। बेचारे घर वालों को अब भी लग रहा था कि वो हमसे जुदा हो रही है, यानी इसकी शादी हो रही है, इसलिए उदास और परेशान रहती है। लेकिन संदल को इस पर शक हो रहा था क्योंकि संदल जब भी देखती थी कि इसकी बड़ी बहन फोन पर बात करते हुए किसी से रो रही है। हालांकि जब संदल इससे रोने की वजह पूछती तो वो कहती, मैं डॉक्टर से बात कर रही हूँ। संदल हैरान हो जाती कि डॉक्टर के साथ तो इसकी शादी हो रही है, फिर ये इससे बात करके रोती क्यों है। संदल दोबारा भी पूछती कि क्या वो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आगे से वो कहती, आपका क्या मसला है, छोटी हो तो छोटी बन के रहो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। इसकी बड़ी बहन घर में इसलिए भी नहीं बताती थी क्योंकि इसके घर वाले काफी सख्त थे। इसको पता था कि अगर वो बता देती तो इसके बड़े इसको जान से मार देते, इसलिए ना तो इनकार कर सकती थी और ना ही अपने घर में किसी को अपने आशिक के बारे में बता सकती थी। बहुत तकलीफ में थी। एक तो इसका आशिक इसको घर से नहीं ले जाना चाहता था, ऊपर से वो अपने घर में भी नहीं बता सकती थी। अब ऐसा हुआ कि शादी के दिन बिल्कुल करीब आ गए। संदल की बड़ी बहन परेशान होती गई। वो अक्सर रातों को उठकर रोया करती थी। इसके रातों के उठने की वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई और वो बीमार होती गई। शादी के 2 दिन रह गए थे। सब शादी में मसरूफ थे।
लेकिन इसने अपने आशिक को कहा कि मुझे ले जाओ, और इस बार इसका आशिक भी इस बात पर मान गया, क्योंकि वो भी संदल की बड़ी बहन को प्यार करता था। इससे इसकी हालत अब देखी नहीं जाती थी, इसको वैसे भी इस पर तरस आने लगा था। फिर इसने संदल की बड़ी बहन के साथ घर से भागने की प्लानिंग की। रात के 12 बज रहे थे। संदल की बड़ी बहन अपने घर से अपने कीमती अशिया उठाकर अपने आशिक के साथ भाग गई। सुबह हुई तो सबने देखा कि संदल की बड़ी बहन घर में मौजूद नहीं थी। संदल ये सब देखकर हैरान हो गई। ये इनके खानदान में पहली दफा हुआ था कि कोई लड़की इनके घर से भाग गई थी, और वो भी तब भागी जब शादी की मुकम्मल तैयारी हो चुकी थी। अब डॉक्टर को इनके बड़ों ने जुबान दी हुई थी कि वो डॉक्टर के साथ संदल की बड़ी बहन का रिश्ता करेंगे। अब डॉक्टर इस बात से बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि इसने हर जगह शादी के कार्ड भेजे हुए थे, और फिर डॉक्टर ने इन लोगों पर दबाव डाला कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप लोगों ने जानबूझकर अपनी बेटी को घर से भगाया है। आप लोगों ने मेरे पैसे खाए हैं। आप लोग जानबूझकर मुझे रिश्ता नहीं देना चाहते थे। अब संदल के घर वाले क्या कर सकते थे? वो काफी ज्यादा परेशान थे। एक तो इनके घर से बेटी चली गई, इनकी इज्जत चली गई, और ऊपर से डॉक्टर इनको ताने मार रहा था। सब लोगों ने इसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना मिल सकी। अब शादी का एक दिन बचा था। डॉक्टर ने अपने मेहमानों को बुलाया हुआ था। अब वो सबको क्या कहता कि जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है वो घर से भाग चुकी है। इसके घर में सब लोग आना शुरू हो गए थे। अब संदल के घर में सबने मिलकर फैसला किया कि क्यों ना इसकी बड़ी बहन की जगह संदल की शादी इस डॉक्टर के साथ करवा दी जाए। पिछली बार की तरह ये फैसला भी इतना जल्दी में किया गया कि संदल से किसी ने इसकी राय पूछी ही नहीं। जब संदल को पता चला तो इसने एतराज किया। तो फिर घर के बड़े लोगों ने इसकी मिन्नतें की, फिर इसकी माँ ने, इसके बाप ने इसको ऐसी बातें सुनाई कि वो कमजोर होती गई, और आखिर में इसने सबका फैसला मान लिया, और वो बेचारी मजबूर होकर डॉक्टर के साथ शादी करने पर राजी हो गई। अब बड़ी बहन की कुर्बानी छोटी बहन को देनी पड़ गई। अब हंसती मुस्कुराती एक मासूम लड़की बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी, रोती चिल्लाती, लेकिन किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। सबने मान लिया था कि इसकी शादी डॉक्टर के साथ करवा दी जाए, और इन लोगों ने संदल पर पहले से भी ज्यादा सख्ती कर दी थी कि कहीं वो भी अपनी बड़ी बहन की तरह घर से भाग कर न चली जाए। हालांकि संदल अपनी माँ बाप की बहुत ज्यादा इज्जत करती थी, और फिर इसलिए तो वो मानी थी कि अब्बू और माँ की इज्जत बच जाए। मेहमान आ चुके थे, शादी की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। संदल की शॉपिंग भी करवा दी गई। बाकी जो इसकी बड़ी बहन को चीजें लेकर दी गई थी, वो चीजें संदल के हिस्से में आ गई थी। एक रात बची थी। कल रात संदल की बारात थी। इसको यकीन नहीं हो रहा था कि इसके साथ ऐसा हो सकता है। इसको अपनी बड़ी बहन पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो तो किसी और के साथ भागकर चली गई, लेकिन इसने संदल को कुर्बानी का बकरा बनाया, तो वो भी ज्यादा शोर मचा सकती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन वो अपने माँ बाप के चेहरे की तरफ देखती तो चुप हो जाती, माँ बाप की इज्जत की खातिर खामोश हो जाती। अब वो अपनी जिंदगी को अपने बड़ों के वादों पर कुर्बान करने जा रही थी, बस इसके बड़ों की जुबान पूरी हो जाए। बेटी की जिंदगी की खैर है, किसी को क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। इसकी उम्र को कौन देखता है, बस सबको अपनी जुबान पर मान था। जो इन्होंने डॉक्टर को अपनी जुबान दी थी, इसकी लाज रखनी थी, और इसको रखने के लिए संदल की कुर्बानी दी गई। आज की रात सिर्फ संदल आजाद थी। वो रो रो कर सजदों में अल्लाह ताला से फरियाद करती रही कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ और मुझे किस बात की सजा दी गई। वो अपने दिल पर रोक लगाकर बैठ गई थी, लेकिन किसी को भी इस पर तरस नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी उम्र की लड़की को बड़ी उम्र के आदमी को पेश किया जा रहा था। संदल ने इस डॉक्टर को सिर्फ एक बार देखा था, और इसको लगता था कि वो डॉक्टर इसके चाचू के जैसा है, क्योंकि इसकी उम्र संदल की उम्र के मुकाबले काफी ज्यादा थी। बस वो अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए इस डॉक्टर के साथ शादी करने पर राजी हुई। आखिर घर में शादी का माहौल बना हुआ था। घर में वो सब लोग अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लेकर इधर उधर फिर रहे थे। बस वो महसूस नहीं करवाना चाहते थे कि इनकी बड़ी बेटी ने इनके साथ क्या किया है। अब एक छोटी सी दुल्हन को तैयार किया गया, इसको मेकअप करवाया गया। संदल माशाल्लाह पहले से भी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो एक छोटी सी और मासूम सी परी की तरह नजर आ रही थी। बस जो भी इसको देखता इसके हुस्न की दिल से तारीफ करता और दिल में माशाल्लाह कहता, क्योंकि संदल काफी ज्यादा खूबसूरत थी। संदल ने अपनी शादी का किसी को भी नहीं बताया था। वो किसको बताती कि इसके साथ क्या किया जा रहा है। इसने अपने किसी दोस्त को भी नहीं बताया। मोहल्ले के लोग भी संदल को आकर ये कहते कि आप खुशकिस्मत हो, आपका एक ऊंचे घर में रिश्ता हो रहा है। बेटी वहां पर सुकून और खुशी से रहना, आपको बहुत ज्यादा इज्जत मिलेगी, पैसे मिलेंगे, वहां पर सब चीजें मिलेंगी। हालांकि संदल को ऐसी चीजों के से कोई गर्ज नहीं थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इसकी ऐशो इशरत की जिंदगी खत्म हो गई है। बारात के आने का वक्त करीब आता गया। संदल की दिल की धड़कन तेज होती गई, और इसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि इसके पास बैठा कोई भी शख्स आराम से सुन सकता था।
وہ دھڑکن کسی کے انتظار کرنے کی وجہ سے نہیں تھی، وہ دھڑکن دل کے خوف کی تھی۔ پھر شام کے وقت اس کی بارات آئی۔ بارات میں زیادہ مہمان نہیں تھے، بس ڈاکٹر کے چند ساتھی تھے۔ جس بارات کا عورت بچپن سے انتظار کرتی ہے، اس کے خواب دیکھتی ہے، سندل بھی دیکھا کرتی تھی۔ وہ بھی اپنے خوابوں میں کسی شہزادے کی بارات کا انتظار کرتی تھی، لیکن آج حقیقت میں چند لوگ اور بڑی عمر کا بندہ یعنی اس کا شوہر بارات لے کر آیا تھا۔ ایک مولوی صاحب سندل کے پاس آیا، اس نے سندل کا نکاح پڑھایا۔ جب سندل سے اس نے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ آپ کو نکاح قبول ہے، تو سندل کی چیخیں نکل گئیں۔ اس نے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ پھر مولوی صاحب نے اس کی ماں سے سندل کی اس کی حالت کی وجہ پوچھی، تو اس کی ماں نے کہا وہ ہمیں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی، اس لیے ایسے رو رہی ہے۔ لیکن اس وقت سندل کے دل میں جا کر کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی دنیا اجڑ گئی تھی، اس کی خوشیاں، اس کے خواب سب مٹی میں مل گئے تھے۔ ماں نے اس کی منت کی کہ بیٹا ایسا نہ کرو، ورنہ تمام لوگوں کو ہم پر شک ہو جائے گا۔ سندل نے پھر اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنایا کہ اس نے ایک ہی سانس میں قبول ہے کہہ دیا، اور پھر جلدی سے سائن بھی کر دیے۔ سب کو مبارکباد دی گئی، باری باری سب سندل کو مبارکباد کہہ رہے تھے، جو کہ زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر تھا، اور وہ زخم بھی ایسے تھے جو کہ ساری زندگی نہیں بھر سکتے تھے۔ جو لوگ بارات کے ساتھ آئے تھے، ان کے لیے کھانا پیش کیا گیا، ان کی خوب عزت کی گئی، کسی کو کوئی شک نہیں ہونے دیا کہ سندل کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے اور اس کی بڑی بہن نے اپنی پسند کی شادی کر لی ہے۔ ڈاکٹر بھی کافی خوش تھا، کیونکہ اس کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور جوان بیوی مل گئی تھی۔ حالانکہ سندل اس کی بیٹی کے جیسی لگتی تھی۔ سب رسم پوری کی گئی، لیکن سندل کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ اب رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ سندل نے اپنے ابو سے پیار بھی نہیں لیا، اس کو بہت دکھ تھا۔ اپنے والدین پر اس کو بہت زیادہ افسوس تھا جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اپنے والدین کے گھر میں کبھی بھی واپس نہیں آئے گی۔ وہ ایک مہنگی کار میں ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھی اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ پورے راستے ڈاکٹر نے اس کو بلانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ بولی، بالکل خاموش رہی۔ وہ مضبوط ہونے کی کوشش کرتی رہی، لیکن کبھی کبھار وہ کوشش ہار جاتی، پھر رونے لگ جاتی۔ ڈاکٹر صاحب اس کو ہنسانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ ہر بار ناکام رہے۔ خیر رات کے 10 بجے وہ ایک بڑے سے گھر میں داخل ہوئے۔ گیٹ پر ایک چوکیدار کھڑا تھا۔ اس نے دروازے کو کھولا اور ساتھ ہی کہا، ڈاکٹر صاحب شادی مبارک ہو۔ ڈاکٹر نے اپنی جیب سے 1000 کا نوٹ نکالا اور اس چوکیدار کو پکڑا دیا۔ سندل نے جب یہ دیکھا تو اس کو احساس ہوا کہ ڈاکٹر کو بہت اچھا بندہ ہے، غریبوں کا خیال رکھنے والا ہے۔ گھر کے اندر کوئی اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے جو سندل کا استقبال کرتے۔ ایک لڑکی تھی جس نے سندل کو کار سے نکال کر سیدھا کمرے میں لے کر چلی گئی۔ وہاں پر کوئی رسم نہیں کی گئی، بہت بڑا گھر تھا۔ سندل نے اتنا بڑا گھر سوچا بھی نہیں تھا، اور جس روم میں وہ بیٹھی تھی وہ روم بھی بہت شاندار تھا۔ اندر لائٹنگ بہت پیاری ہوئی تھی، جو کہ کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ ابھی ڈاکٹر روم میں نہیں آیا تھا، وہ باہر اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھا۔ سندل روم کو تو دیکھ ہی رہی تھی، لیکن اندر سے وہ بہت زیادہ ڈری بھی ہوئی تھی۔ اس کو جاننے والا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کو پیاس اور بھوک لگی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے گھر سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، لیکن ادھر وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ خیر بہت زیادہ انتظار کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب روم میں آئے تو اس نے بہت ہی ادب سے سلام کیا اور سندل کی خیریت پوچھی۔ حالانکہ اس کو خیریت کا تو پتہ ہی تھا کہ اس وقت کیسی ہو سکتی تھی، لیکن اس نے پھر بھی پوچھا۔ سندل نے اب پہلی بار آہستہ سے سلام کا جواب دیا اور کہا، میں ٹھیک ہوں۔ پھر ڈاکٹر بیڈ کی ایک سائڈ پر بیٹھ گیا۔ اب سندل کے دل کی دھڑکن حد سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ اگر ڈاکٹر اس وقت اس کو ہاتھ لگاتا تو شاید وہ ادھر ہی بے ہوش ہو جاتی، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر باہر چلے گئے۔ سندل نے بہت مشکل کے ساتھ اپنے آپ کو سنبھالا، اب اس کو اور بھی زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب دوبارہ کمرے میں آئے، لیکن اس دفعہ وہ اپنے ساتھ بہت ہی عمدہ کھانا لے کر آئے۔ اس کو تو جیسے پتہ چل گیا تھا کہ سندل کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس نے بہت ہی احترام سے کھانا پیش کیا اور کہا، آپ کھا لو، لیکن سندل اس کے سامنے کھانا کھانے سے شرما رہی تھی۔ ڈاکٹر کو پتہ چل گیا، وہ باہر چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی سندل نے پہلے پانی پیا اور پھر کھانا کھایا۔ ابھی وہ کھانے سے فری ہوئی تھی کہ ڈاکٹر دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ اس نے کھانے والے برتن سائڈ پر کیے اور اب وہ سندل کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے سندل کا ہاتھ پکڑا اور بہت ہی پیاری سونے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنا دی، لیکن سندل کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ ڈاکٹر کو سندل کی حالت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے سندل کے ساتھ بہت ہی پیار سے باتیں کی، اس کے گھر بار کا پوچھا، اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھا۔ سندل اس کا جواب دیتی رہی۔ پھر ڈاکٹر نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آپ تھک گئی ہوں گی، آپ ایسا کرو سو جاؤ، میں دوسرے کمرے میں جا کر سو رہا ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز مار لینا، اب اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو۔ یہ سب کہہ کر ڈاکٹر کمرے سے نکل گیا۔ بس سندل اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اب سندل بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔
फिर इसने अपने कपड़े तब्दील किए और सोने की कोशिश करती रही। फिर पता नहीं कब इसकी आंख लग गई। सुबह हुई, संदल उठी, इसने नमाज पढ़ी और दुआ की कि अल्लाह पाक इसको इतनी हिम्मत दे कि वो अपने शोहर के साथ जिंदगी बसर कर सके। फिर इसने दरवाजा खोला, घर में कोई भी नहीं था। एक नौकर आया, शायद वो किचन में काम करता था। इसने पूछा, बेटी क्या चाहिए? संदल ने कहा कि कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही बाहर आई है। घर बहुत शानदार था, इतना शानदार था कि वो संदल को पसंद आ गया। अब वो गुर्बत से निकलकर सीधा अमीरी में आ गई थी। डॉक्टर का नाम माजिद था, इसकी कोई इतनी खास फैमिली नहीं थी। वो घर में कुछ नौकरों के साथ अकेला ही रहता था। वो सुबह अस्पताल जाता और शाम को वापस आता था। कभी कभी वो देर रात तक घर आता था, कभी तो वो आता ही नहीं था। कई दिन संदल घर में अकेली रहती थी। माजिद, संदल का शोहर, सुबह लेट उठा। वो फ्रेश होकर संदल के पास आया और गुड मॉर्निंग कहा और संदल की खैरियत पूछी। संदल ने इसका जवाब दिया और कहा, मैं ठीक हूँ। माजिद ने कहा कि आपके घर वाले नहीं आए, अगर आप इनसे मिलना चाहती हैं तो मैं आपको ले जाता हूँ। और फिर डॉक्टर ने कहा कि संदल, मैं माजरत ख्वाह हूँ कि इतनी बड़ी शादी नहीं कर सका और वलीमा भी नहीं करवा सका। ये सब मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, पर मैं आपको बहुत बड़ी पार्टी दूंगा। संदल ने कहा, नहीं, आप माजरत नहीं करें, अच्छी बात है, आपने इतनी बड़ी शादी नहीं की, बस इसी में ही सुकून है। फिर माजिद ने कहा कि आप मुझसे शादी करके खुश तो हैं, कोई मसला तो नहीं है? संदल ने कहा, नहीं, मुझे कोई मसला या एतराज नहीं है, बस अपनी बहन पर दुख है जो इसने मेरे साथ और मेरे घर वालों के साथ किया। माजिद ने कहा, दरअसल आपकी बहन ने मेरा भी बहुत दिल तोड़ा है। मैंने इसको पहली दफा अपने अस्पताल में देखा था, तब से मैं इसको पसंद करने लग गया था। इसलिए मैंने आपके घर में डायरेक्ट निकाह का बोला था। लेकिन जब मैंने अपने सब दोस्तों को और रिश्तेदारों को शादी पर दावत दी, तकरीबन सबको मेरी शादी के बारे में पता चल गया था। इसलिए फिर मुझे मजबूरन आपसे शादी करनी पड़ी। लेकिन अब मुझे इस बात पर कोई अफसोस नहीं है क्योंकि आप अपनी बहन से ज्यादा अच्छी, समझदार और खूबसूरत हो। माजिद ने संदल की खूब तारीफ की। अभी वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि ऊपर से संदल के घर वाले संदल का नाश्ता लेकर आ गए। पंजाब में एक रस्म होती है कि जब किसी लड़की की शादी हो और इनकी बेटी ससुराल में चली जाए तो इसका पहले दिन का नाश्ता इस लड़की के घर से जाता है और फिर इसके घर वाले लड़की को अपने घर ले जाते हैं और शाम को दूल्हा अपनी दुल्हन को वापस घर ले आता है। ये एक आम रस्म है। संदल के घर वालों के चेहरों पर थोड़ी सी उदासी थी क्योंकि वो संदल के सामने शर्मिंदा थे। लेकिन जब उन्होंने संदल को देखा जो कि काफी खुश नजर आ रही थी, तो इन लोगों के चेहरों पर भी खुशी आ गई। सबने मिलकर नाश्ता किया, आपस में हंसी मजाक वाली बातें करते रहे। अब उन्होंने कहा कि हमने संदल को अपने साथ घर ले जाना है, पर संदल ने कहा कि मैं नहीं जाना चाहती इस घर में। माजिद ने कहा कि आप जाओ, मैं शाम होने से पहले वहां आकर आपको ले जाऊंगा। फिर संदल माजिद के कहने पर अपने घर वालों के साथ चली गई। वो पूरे रास्ते परेशान रही, इसने किसी को भी नहीं बुलाया। हालांकि वो काफी कोशिश करते रहे। जब वो घर पहुंची तो इसने अपने वालिद से भी प्यार नहीं लिया, वो सीधा कमरे में जाकर लेट गई। इसका वालिद खुद इसके पास गया और अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोने लगा और कहने लगा कि बेटा, मैं मजबूर था, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था और जितना पैसा हमने माजिद से ले लिया था अब वो हम कभी वापस नहीं कर सकते थे। बेटा, मैं आप पर राजी हूँ, बस आप मुझे माफ कर दें। लेकिन संदल ने कहा, अब मैं आपकी बेटी नहीं, आपकी बेटी मर चुकी, इसको दफना दिया गया है, अब इसकी कब्र पर आकर रोने का कोई फायदा नहीं है, मुर्दे कभी उठा नहीं करते। इसके बाप को बहुत दुख हुआ, इसमें अब और हिम्मत नहीं थी कि वो संदल का सामना कर सके। वो रोता हुआ बाहर चला गया। बारी बारी घर के सब अफराद संदल को मिलने आए, लेकिन संदल ने किसी से भी ठीक तरह से बात नहीं की। इसने अपना मुंह बनाए रखा। बस वो सबको एक ही जुमले से जवाब देती कि अब मेरे पास आकर अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है, बस अब मैं माजिद का इंतजार कर रही हूँ क्योंकि मैं इसके कहने पर वापस आई हूँ। फिर शाम को माजिद एक चमकती हुई कार लेकर आया, इसको घर के अंदर ले आए। ससुराल वालों ने सबने इसको बहुत ज्यादा प्यार दिया। माजिद वहां ज्यादा देर ना रुका। इसने संदल से कहा कि ठीक है, अगर आप मेरे साथ जाना चाहती हैं तो आ जाएं, अगर नहीं भी जाना चाहती तो फिर भी ठीक है। लेकिन संदल ने कहा कि मुझे आपके साथ जाना है। संदल ने जाते वक्त भी किसी से कोई सलाम न किया। वो कार में बैठी और माजिद के साथ चली गई। माजिद ने रास्ते में इससे कहा कि आपने घर से कुछ खाया तो नहीं? संदल ने कहा, नहीं। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? माजिद ने कहा, हम आज एक स्पेशल डिनर करेंगे। संदल ने कहा, नहीं, इसकी जहमत नहीं करें, मैं घर से ही खा लूंगी। लेकिन माजिद ने कहा कि आप चुप रहें, आपको मेरे साथ जाना होगा। फिर थोड़ी ही देर में माजिद इसको एक आला किस्म के रेस्टोरेंट पर ले गया। संदल ने आज तक ऐसा रेस्टोरेंट सिर्फ टीवी पर ही देखा था। संदल को वहां पर बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि वहां बहुत बड़े और अमीर लोग डिनर करने को आए हुए थे। संदल ने शर्माते हुए बस थोड़ा सा खाना खाया और माजिद को कहा कि बस अब हम घर को जाते हैं। माजिद को इसका पता चल गया था तो इसलिए इसने खाना पैक भी करवा लिया था।
अब वो वापस घर को जाने लगे थे। संदल घर में आई और अपने कमरे में चली गई। माजिद भी इसके कमरे में चला गया। माजिद ने संदल को कहा कि अब बताओ सुबह नाश्ता किस रेस्टोरेंट में करना है। संदल ने कहा मुझे कहीं भी नहीं जाना, बस मैं इधर ही कर लूंगी। माजिद हंसने लगा और कहा कोई बात नहीं, आपको आदत हो जाएगी। फिर काफी देर तक वो बातें करते रहे। माजिद बाहर गया और जो खाना पैक करवाया था वो खाना लेकर आया और संदल को कहा कि मुझे पता था आपने इस वक्त शर्म की वजह से खाना नहीं खाया था, तो ये लो अब खा लो। और अब मैं अपने कमरे में जाता हूँ सोने के लिए। आज संदल को कोई खौफ नहीं था। वो तो हैरान थी कि डॉक्टर माजिद इतना अच्छा हो सकता है। वो माजिद को कहना चाहती थी कि इधर सो जाओ, लेकिन तब तक माजिद बाहर जा चुका था। फिर संदल ने दिल भर के खाना खाया और सोने लगी। काफी देर तक वो माजिद के बारे में सोचती रही। आज के दिन माजिद की आखिरी छुट्टी थी, तो वो आज का सारा दिन संदल के साथ गुजारना चाहता था। वो जल्दी से उठा और संदल के कमरे के पास खड़ा हो गया और दरवाजे को दस्तक देना शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में संदल दरवाजे की दस्तक सुनकर उठ गई। संदल घबरा गई क्योंकि पहले माजिद ने ऐसे इसको नहीं उठाया था। वो जल्दी से उठी, तैयार हुई और इसने दरवाजा खोला तो इसने माजिद से पूछा, जी क्या बात है, आपने दरवाजे पर दस्तक दी, वो भी सुबह सुबह। माजिद ने कहा, जी मैंने दस्तक दी क्योंकि मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ वॉक पर चलो। संदल ने जिंदगी में कभी वॉक नहीं की थी। इसने कहा कि नहीं मुझे नहीं जाना, आप अकेले चले जाएं, मैं घर में ही ठीक हूँ। आप अपनी वॉक पूरी करें और मैं तब तक आपके लिए नाश्ता तैयार कर लूंगी। माजिद ने कहा, नाश्ते के लिए और काफी आदमी हैं, आप बस मेरे साथ चलो क्योंकि आज मेरी आखिरी छुट्टी है और वह मैं आपके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। संदल ने जब एक बार और इनकार किया तो माजिद ने जिद की और कहा कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मेरे साथ नहीं जाओगी। वो संदल के साथ ऐसी जिद कर रहा था जैसे कोई 7-8 साल का बच्चा किसी चीज के लिए जिद करे। संदल इसके भोलेपन को देखकर आखिरकार राजी हो गई। इसने कोई ड्रेसिंग तब्दील नहीं की, हालांकि माजिद ने मुकम्मल वॉक वाली ड्रेसिंग पहनी हुई थी। माजिद ने संदल को कहा कि आप अपने कपड़े तो तब्दील कर लो। तब संदल ने माजिद को कहा कि मेरे पास ऐसे कोई कपड़े नहीं हैं, तो फिलहाल मैं ऐसे ही कपड़ों में जाऊंगी। माजिद हंसने लगा और कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मैं आज ही आपको शॉपिंग करवाऊंगा। फिर माजिद और संदल पार्क में वॉक करने चले गए। डॉक्टर माजिद बहुत पुरसकून था। वो संदल को हर हाल में खुश करना चाहता था। वो इसके दिल से डर खत्म करना चाहता था और इसकी ये सोच गलत साबित करना चाहता था कि डॉक्टर माजिद एक बुरा आदमी है और एक बड़ी उम्र के बंदे के साथ शादी करना गलत नहीं है। माजिद इसको पार्क में ले गया तो माजिद तेज तेज वॉक करता रहा। थोड़ी ही देर में संदल थक गई क्योंकि इसने जिंदगी में कभी वॉक नहीं की थी। इसने माजिद को कहा कि अब मुझसे नहीं और चला जाएगा, मेहरबानी करो घर चलते हैं। माजिद ने संदल को कहा कि आप अच्छा इधर ठहरो, मैं अभी वापिस आता हूँ। माजिद वहां से चला गया और थोड़ी ही देर में फूलों के गजरे लेकर आया। जब इसने संदल को पकड़ाए तो संदल ने कहा कि आप पकड़ाए नहीं, आप खुद ही मेरे हाथों में पहना दें। यह पहली दफा हुआ था कि माजिद ने संदल का हाथ पकड़ा था। इसके नरम और मुलायम हाथ अब माजिद के हाथ में थे। वो गजरे इसके हाथों में पहना रहा था और संदल इसको देखकर मुस्कुरा रही थी। संदल के दिल में अब जरा सा भी खौफ नहीं था। वो अपने आप को माजिद के साथ महफूज समझ रही थी। फिर वो दोनों घर वापस आ गए और उनके लिए नाश्ता तैयार था। थोड़ी देर आराम करने के बाद माजिद और संदल ने मिलकर नाश्ता किया। वो नाश्ता बहुत आराम से कर रहे थे क्योंकि वो नाश्ता कम और आपस में बातें ज्यादा कर रहे थे। माजिद इसको बता रहा था कि आज मेरी आखिरी छुट्टी है और कल से मैं मसरूफ हो जाऊंगा। संदल इसको कह रही थी कि फिर मैं घर में अकेली रह जाऊंगी तो क्या करूंगी। माजिद ने कहा कि आपके पास नौकर हैं, सब कुछ है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर दिया करना। आपका ही घर है, लिहाजा आप घर में मलका बनकर रहना। फिर एक नौकर ने कहा, साहब नाश्ता तो कब का आपके आगे पड़ा है, वो तो खा लें। फिर माजिद और संदल इसकी बात सुनकर हंसने लगे और इसकी बात पर अमल भी किया। नाश्ता जल्दी से किया। याद रहे कि ये इन दोनों का पहला नाश्ता था और इस नाश्ते में दोनों ने 3 घंटे लगाए। अब 11 बज चुके थे। माजिद संदल को लेकर बाजार में गया। इसको अपनी मर्जी की शॉपिंग करवाई। संदल अभी तक हैरान थी कि माजिद इतना अच्छा आदमी हो सकता है। इसको तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। उधर संदल की बड़ी बहन बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि जिसके साथ वो भाग कर गई थी इसके ससुराल वाले इसको बहुत तंग करते थे। संदल की बड़ी बहन का नाम आमना था और जिसके साथ वो भाग कर गई थी यानी इसका शोहर, इसका नाम मुदस्सर था। मुदस्सर सारा दिन घर से बाहर रहता था, मेहनत मजदूरी करता था, जबकि आमना घर के सारे काम करती थी। मुदस्सर की बहनें सारा दिन टीवी पर ड्रामे देखा करती थी और अपना काम भी आमना से लेती थी। जब शाम को वो मुदस्सर को शिकायत करती तो मुदस्सर उल्टा आमना को ही बातें सुना देता। वो घर से भागकर बहुत दुख में थी। मुदस्सर हर बात पर इसको ताने मारा करता था कि क्यों आई घर से भागकर ना आती। आमना को इज्जत तो दूर की बात, इसको को
आमना को इज्जत तो दूर की बात, इसको कोई खाना भी नहीं खाने देता था। इधर संदल एक मलका बनकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। शॉपिंग करने के बाद संदल और माजिद घर में आए, दोनों ने दोबारा आराम किया। शाम हुई तो दोनों फिर बाहर एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में डिनर करने चले गए। संदल अब अपना दिल खोल चुकी थी। वो माजिद का इखलाक देखकर इस पर फिदा हो चुकी थी। आज वो वापस घर का इंतजार कर रही थी और सोच रही थी कि वो जल्दी से घर आकर माजिद के लिए तैयार होगी। फिर दोनों घर आए तो माजिद टीवी पर बैठ गया और संदल कमरे में चली गई। इसने वो कपड़े पहने जो माजिद ने अपनी पसंद के खरीद कर दिए थे। इसने हाथों में वो गजरे भी पहने जो सुबह माजिद ने लेकर दिए थे। वो आज फिर एक बार दुल्हन बन चुकी थी। वो पहले जैसी घबराई हुई नहीं थी। इसमें बहुत ज्यादा हिम्मत आ चुकी थी। वो माजिद के साथ बहुत हंसी मजाक वाली बातें किया करती थी। डर बिल्कुल ना होने के बराबर था। संदल ने रूम के अंदर से ही माजिद को आवाज दी। माजिद जल्दी से रूम में गया। माजिद ने देखा कि संदल एक बार फिर दुल्हन के रूम में बेड पर बैठी हुई थी और वो इस दफा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसका हुस्न देखकर माजिद दिल ही दिल में माशाल्लाह कह रहा था। संदल ने माजिद को अपने पास आने को कहा। माजिद इसके पास गया तो संदल ने दुपट्टा सर पर कर लिया और कहा कि पहले मुझे मुंह दिखाई दो। माजिद ने कहा, अच्छा, ओ, रुको मैं अभी लेकर आता हूँ। माजिद अपने कमरे में गया और एक मोबाइल फोन लेकर आया। इसने संदल के हाथ पर रखा, फिर प्यार से दुपट्टा सर से उतारा। दुपट्टे के नीचे एक हंसता और मुस्कुराता हुआ चांद था। आज रात संदल नहीं बल्कि माजिद शर्मा रहा था, क्योंकि इसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि संदल इतना जल्दी बदल सकती है। वो बहुत खुश था, आखिर इसने संदल को प्यार करने पर राजी कर ही लिया था। अब संदल की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो माजिद से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगी थी। माजिद की मोहब्बत अब संदल की मोहब्बत के आगे फीकी पड़ गई थी। इस रात संदल और माजिद देर तक बातें करते रहे और इनकी इस गुफ्तगू में इनका प्यार नजर आ रहा था। कभी संदल माजिद के चेहरे की तरफ मुस्कुरा कर देखती तो कभी माजिद संदल की तरफ शान से देखता। फिर वो इस रात एक ही कमरे में सो गए। दोनों माजिद की आंख लग गई और वो सो गया। लेकिन संदल बार बार इसको उठकर देख रही थी। संदल का दिल ही नहीं भर रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि बस वो ऐसे ही लेटे रहे और वो प्यार से इसे देखती रहे। वो जानती थी कि आज माजिद की आखिरी छुट्टी है। कल माजिद अपने काम में मसरूफ हो जाएगा। फिर पता नहीं संदल की कब आंख लग गई और वो भी सो गई। लेकिन सुबह जल्दी ही संदल उठ गई और वो खुद किचन में गई। वो माजिद के लिए अपने हाथ से नाश्ता बनाना चाहती थी। इसके नौकर ने काफी बार मना किया कि आप ना करें, लेकिन संदल ने इसको कहा कि आज के बाद वो अपने शोहर के लिए खुद नाश्ता बनाया करेगी। हालांकि अब संदल कुछ ज्यादा ही मोहब्बत जताने की कोशिश कर रही थी। इसने अपने नौकर की मदद से माजिद के लिए नाश्ता बनाया। फिर वो माजिद को उठाने गई। माजिद मीठी नींद में सो रहा था। संदल का दिल ही नहीं कर रहा था कि इसको उठाए, इसलिए इसने नौकर को कहा कि वो जाकर उठाए, क्योंकि अस्पताल में जाने से देर हो रही थी। इसका नौकर गया। इसने माजिद को उठाया। माजिद ने उठते ही अपने नौकर से पूछा कि आपकी मालिकन कहाँ है। तो इसने बताया कि सरकार आज वो किचन में आपके लिए नाश्ता बना रही है। माजिद हंसने लगा और कहा, क्या नाश्ता तैयार कर रही है? जी हुजूर, वो आज आपके लिए खुद नाश्ता बना रही है। फिर माजिद जल्दी से उठा और अस्पताल जाने की तैयारी की। संदल ने तैयारी में भी इसकी मदद करवाई। फिर दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान माजिद ने संदल का हाथ पकड़कर बहुत प्यार से कहा कि मैं आज आपकी खिदमत देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। संदल ने कहा, ये तो मुझ पर फर्ज है और इंशाल्लाह आइंदा भी इससे भी ज्यादा किया करूंगी। अब माजिद अस्पताल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। इसने संदल को कहा कि ठीक है, अपना ख्याल रखना और जब मेरी याद आई तो मुझे कॉल कर लेना या किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना या अपने नौकर को बता देना। इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सकेगा मैं वापिस आऊंगा, लेकिन मुझे छुट्टी शाम को ही मिलेगी तो मेरा ज्यादा इंतजार भी ना करना। वो संदल को ऐसी नसीहत कर रहा था कि जैसे वो 6 साल की बच्ची हो और पास खड़ा नौकर भी ये देखकर दिल ही दिल में हंस रहा था और कह रहा था, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। फिर माजिद अपनी गाड़ी में बैठा तो संदल ने अपने हाथों से गेट को ओपन किया और इसको जाते हुए अल्लाह हाफिज कहा और जब तक माजिद इसकी आंखों से दूर नहीं हुआ तब तक वो माजिद को देखती ही रही। अब माजिद घर से जा चुका था तो अब घर में सिर्फ और सिर्फ एक नौकर था और संदल थी। जब संदल वापस कमरे तक आई तो इसने देखा कि नौकर माजिद के कमरे की सफाई कर रहा है। तो वो भी कमरे में चली गई और इसने नौकर को कहा कि आप यहाँ से चले जाएं। आज के बाद मैं अपने माजिद के कमरे की खुद सफाई किया करूंगी। बेचारा नौकर परेशान हुआ और संदल को कहने लगा, बाजी आप ऐसा करेंगी तो फिर मालिक मेरी छुट्टी करवा देगा, क्योंकि नाश्ता भी आप बना रही हैं, गेट भी आप खोल रही हैं और अब कमरे की सफाई भी आप खुद करना चाहती हैं, तो फिर मेरा यहाँ रहना ही नहीं बनता, मुझे तो छुट्टी कर जानी चाहिए।
संदल हंसने लगी और कहा, नहीं अंकल, आप घबराएं नहीं, आपकी छुट्टी नहीं करवाई जाएगी। ये तो बस मुझे अपने शोहर की खिदमत करके खुशी मिलती है, इसलिए कर रही हूँ। आप जाकर आराम करें, मैं आपकी कोई भी शिकायत माजिद को नहीं लगाऊंगी, बल्कि मैं माजिद को कहकर आपकी तनख्वाह भी ज्यादा करवा दूंगी। अंकल ने कहा, नहीं बाजी, मुझे जितनी मिलती है अल्लाह का शुक्र है, पर ये मेरे काम है, मुझे ही करने दें। अगर मैं घर का कोई काम नहीं करूंगा तो मुझ पर वो तनख्वाह हलाल नहीं होगी। अंकल बहुत ही अच्छे और परहेजगार थे। फिर अंकल की बातें सुनकर संदल बहुत खुश और हैरान हुई कि आजकल के दौर में भी ऐसे ईमानदार लोग पाए जाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हलाल की रोजी कमाते हैं और हराम खाने से बचते हैं। संदल ने अंकल को कहा कि अच्छा, आप सफाई करें कमरे की, मैं जाती हूँ। फिर वो दोबारा अपने बेडरूम में जाकर लेट गई। वो सोने की कोशिश करती रही, लेकिन इसको नींद नहीं आ रही थी। फिर इसने टीवी ओपन किया और इस पर ड्रामे देखने लग गई। इस ड्रामे से भी संदल का दिल भर गया, क्योंकि इसने कभी ड्रामे देखे ही नहीं थे और वो कभी इतना अकेला घर में रही भी नहीं थी, तो इसलिए इसका दिल बहुत मुश्किल से लग रहा था। फिर इसने अंकल को कहा कि मुझे चाय बना कर दें। संदल ने चाय पी और फिर थोड़ी देर आराम किया, लेकिन अभी भी शाम होने को काफी वक्त बचा था। वो संदल को अभी से माजिद की कमी महसूस हो रही थी, वो अकेलापन महसूस कर रही थी। इसने दोबारा सोने की कोशिश की और इस बार इसको नींद भी आ गई थी। वो काफी देर बाद उठी। अब तकरीबन शाम हो चुकी थी, लेकिन अभी भी माजिद वापस नहीं आया था। संदल परेशान हो गई, क्योंकि अब तक तो माजिद को वापस आ जाना चाहिए था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती, हालांकि साथ वाले घर में कोई रिंग देता तो इसको ऐसा लगता कि जैसे माजिद घर में आ गया है। ऐसे ही इंतजार करते करते माजिद रात के 10 बजे घर आया। संदल ने इसके इंतजार में अभी तक खाना भी नहीं खाया था। अंकल ने संदल को कहा भी था कि खा लो, लेकिन संदल माजिद के साथ ही खाना खाना चाहती थी। जब माजिद घर आया तो इसने देखा संदल उदास है। इसने वजह पूछी तो संदल ने बताया कि उसका एक पल भी दिल नहीं लगा और आप इतनी देर से घर आए। माजिद ने कहा, अच्छा, अब अपना मूड ठीक कर लो। मैं अपने स्टाफ के साथ वहां पर मसरूफ था, क्योंकि इन लोगों को मैंने अपनी शादी की दावत दी थी, वही इनके साथ ही मिलकर खाना भी खाया। फिर अंकल ने माजिद को बोला कि बाजी तो कब से आपका इंतजार कर रही थी कि आप आएंगे तो मिलकर खाना खाएंगे। माजिद ने संदल से माफी मांगी, लेकिन संदल ने कहा, माफी अब तब नहीं मिलेगी जब आप मेरे साथ दोबारा खाना खाएंगे। फिर माजिद ने संदल की जिद पूरी की और इसके साथ दोबारा खाना खाया। संदल अब माजिद से खुश हो गई। खाना खाने के बाद दोनों घर के साथ वाले पार्क में चले गए। वहां पर इनको काफी देर हो गई। रात को लेट घर आए तो सीधा कमरे में सोने चले गए। दोनों ने एक दूसरे से खूब सारी बातें की और फिर सो गए। अब हर रोज संदल की एक ही रूटीन थी, सुबह उठना, माजिद के लिए नाश्ता तैयार करना और इसका इंतजार करना। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।